यहाँ पर हम लोग जो है बूस्टर टेस्ट सीरीज के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, विशेषकर आरओ की परीक्षा, यूपीपीसी 2025 की परीक्षा, जो अदर स्टेट की पीसीएस की परीक्षा है उन सभी के लिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में जलोढ़ मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यहाँ पर आपके पास 3 कथन दिए गए हैं और सही विकल्प का चुनाव करना है, इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला है, इनमें सामान्यतः पोटास अधिक होता है, मतलब जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें पोटास अधिक होता है। ये जो आपका कथन है ये आपका पूरी तरीके से सत्य है। ठीक है, जलोढ़ मृदाओं में बलुई दोमट से चिकनी मृदा तक की प्रकृति पाई जाती है। सामान्यतः इनमें पोटास की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है। अब दूसरा कथन देखें कि खादर एवं बांगर में कैल्शियम संगठन या कंकड़ पाए जाते हैं। ये कथन भी आपका सत्य है। तीसरा जो है, यह मृदा दुमटी व चिकनी होती है, ये कथन भी सही है। तीन के तीनों कथन यहाँ पर सही, इसलिए डी विकल्प हो जाएगा। अब थोड़ी सी व्याख्या देखें। पहले की व्याख्या देख लिए पहले कथन की। दूसरे कथन के बारे में बात करें तो गंगा के ऊपरी और मध्यवर्ती मैदान में खादर और बांगर नामक दो भिन्न मृदा विकसित हुई हैं। दो भिन्न मृदाएं विकसित हुई हैं। जो खादर मृदा होती है प्रतिवर्ष बाढ़ों के द्वारा, जो बाढ़ आता है उसके द्वारा निक्षेपित होने वाला नया जलोढ़क है, मतलब नई मिट्टी है। तो जो नई मिट्टी बाढ़ के द्वारा आती है वो खादर कहलाती है। ठीक है, जो महीन गाद होने के कारण मृदा की उर्वरता बढ़ा देता है। वहीं जो बांगर मृदा होती है ये पुराना जलोढ़ होता है, मतलब अब यहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं आता, पहले यहाँ पर बाढ़ का पानी आया करता था। ठीक है, खादर और बांगर मृदाओं में कैल्शियम संगठन, मतलब कैल्शियम जो कंकड़ होते हैं पाए जाते हैं। हालांकि जो खादर होता है, खादर में कंकड़ों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती। खादर मतलब जो नया जलोढ़ होता है उसमें इनकी मात्रा कम होती है। तीसरे कथन की बात करें, यह मृदा दुमटी व चिकनी होती है। पहले कथन भी हम लोग ये चीज़ कह चुके हैं। देखिए, निचले तथा मध्य गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र घाटी में ये जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदाएं अधिक दुमटी और चिकनी होती हैं। पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएंगे तो इनमें बालू की मात्रा जो है वो घटती जाती है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, नदी बहाव जो होता है, नदी का जो बहाव होता है कि उसकी प्रवृत्ति के बारे में विचार करना। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं और बताना है कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। पहला कथन है कि नदी में वर्ष भर जल की मात्रा उसकी प्रवृत्ति कहलाती है। ये कथन आपका सत्य नहीं है। ठीक है, पहला कथन गलत है। दूसरा, मानसूनी वर्षा दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर भारत की तुलना में अधिक प्रभावित करती है। ये कथन आपका सत्य है। अब थोड़ा सा यदि इसका विकल्प देखें कौन सही हो जाएगा तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखें। पहला कथन गलत क्यों है? देखिए, नदी बहाव प्रवृत्ति या रिवर रिजीम किसी नदी में जल के मौसमी प्रवाह का प्रारूप होता है। ठीक है, उसके वर्ष भर जल की मात्रा की बात नहीं करता। ये किसी नदी में जल के मौसमी प्रवाह का प्रारूप होता है। किसी क्षेत्र या प्रदेश की जलवायु की जो परिस्थितियां होती हैं वो नदी तंत्र के प्रवाह को नियंत्रित करती हैं। और वहीं जल विसर्जन मतलब जो डिस्चार्ज होता है पानी का, जल विसर्जन किसी नदी में एक निश्चित समय के दौरान प्रवाहित जल के आयतन की माप होती है, जो वॉल्यूम होता है उसकी माप होती है। और इसका जो मापन होता है, जो जल विसर्जन का जो मापन होता है वो क्यूसेक्स मतलब क्यूबिक फीट प्रति सेकंड होता है या क्यूमेक्स होता है। क्यूसेक्स या क्यूमेक्स होता है क्यूबिक फीट प्रति सेकंड और क्यूमेक्स होता है क्यूबिक मीटर्स प्रति सेकंड। ठीक है, इसमें मापा जाता है। तो पहला कथन हो गया। दूसरे कथन की बात करें, देखिए, हिमालय से उद्गमित होने वाले जो उत्तर भारतीय नदियां वो 12 मासी होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हिम के पिघलने से जो हिमनदों द्वारा जो बर्फ पिघलती है उससे पानी आता है और मानसून काल में जो वर्षा होती है उससे भी पानी मिलता है। ठीक है, परंतु जो आपके दक्षिण भारत की नदियां हैं उन्हें पानी केवल जो है बरसात से ही मिलता है। मानसूनी जब वर्षा होती है तभी उन्हें पानी मिलता है। ठीक है, तभी उनमें नदी प्रवाह ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो मानसूनी वर्षा है वो दक्षिण भारत की नदियों को उत्तर भारत की तुलना में अधिक प्रभावित करती हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, बताना उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। पहला, म्युनिसिपल बॉन्ड शहरी स्थानीय निकायों अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा जारी किए गए विपणन योग्य ऋण लिखित होते हैं। ये कथन आपका पूरी तरीके से सत्य है, पहला वाला। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, ये सत्य है। दूसरा,
और ध्यान रखिएगा, इसे जारी क्यों किया जाता है? इसका उद्देश्य अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं हेतु ऋण उपलब्ध कराना होता है। दूसरा है, इन्हें राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों के माध्यम से विनियमित किया जाता है। नहीं, ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, म्युनिसिपल बॉन्ड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, सेबी द्वारा 2015 में जारी म्युनिसिपल बॉन्ड संबंधी दिशा निर्देशों के आधार पर विनियमित किया जाता है। तो इसलिए दूसरा कथन जो है आपका वो गलत हो जाता है। दूसरा कथन आपका गलत है। ठीक, तीसरे कथन की बात करें, भारत में बेंगलुरु नगर निगम 1997 में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला प्रथम शहरी स्थानीय निकाय था, अर्बन लोकल बॉडीज था। ये कथन आपका सही है। तो पहला और तीसरा कथन सही है, इसलिए सी विकल्प हो जाएगा, दूसरा गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स अर्थात आईयूसीएन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य हैं या सही हैं? 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यह प्रकृति के संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संधारणीय उपयोग के क्षेत्र में विश्व का सबसे पुराना वैश्विक पर्यावरण संगठन है। ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका गठन 1948 में हुआ था, ये याद रखिएगा, 1948 1948 में। दूसरा कथन, इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में स्थायी सदस्य का दर्जा प्राप्त है। ये कथन आपका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आयुषियन को संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक और परामर्शी दर्जा प्राप्त है, न कि स्थायी सदस्यता का। तीसरा, इसकी पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित रेड लिस्ट जो जारी होती है, रेड लिस्ट पारिस्थितिकी तंत्र की संरक्षण स्थिति का आकलन करने हेतु एक वैश्विक मानक के रूप में कार्य करती है। ये कथन सत्य है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसलिए ए विकल्प सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है मांग की कीमत लोच। मांग की कीमत लोच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही हैं। ठीक है, तो पहला कथन कहता है कि यह वस्तु की मतलब मांग की कीमत लोच, यह वस्तु की मांग की मात्रा में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की एक माप है। तो ये कथन आपका गलत है। गलत है। गलत क्यों है? देखिए, मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत में होने वाले परिवर्तन के संबंध में किसी उत्पाद की गई मांग या खरीदी गई मात्रा में परिवर्तन का एक आर्थिक माप होता है, न कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की माप होता है। दोनों में ध्यान रखिएगा। प्रश्न में आपका वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की माप बताया गया, जबकि ये होता क्या है? ये कीमत में होने वाले परिवर्तन के संबंध में किसी उत्पाद की गई मांग या खरीदी गई मात्रा में परिवर्तन का एक आर्थिक माप होता है। इसे यदि हम लोग गणितीय रूप में देखें तो मांग की कीमत लोच अर्थात प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? इसको इक्वल टू वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा के, मतलब यहाँ ऊपर आपका वस्तु के लिए मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से निकाला जा सकता है। ठीक है, तो पहला कथन आपका गलत हो गया। पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, दूध और गैसोलीन की मांग की कीमत लोच अधिक होती है। ये कथन भी आपका सत्य नहीं है। तो 2 के दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब दूसरा कथन गलत क्यों है? देखिए, कुछ वस्तुएं अत्यधिक लोचहीन होती हैं, मतलब उसमें लोचता नहीं पाई जाती है, इन इलास्टिक होती हैं। अर्थात इसमें क्या होता है, जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग या आपूर्ति अप्रभावित रहती है। मान लीजिए कि यदि आपके घर में 1 लीटर दूध का कंजप्शन है, यदि रेट कुछ बढ़ता भी है तो भी आप क्या करते हैं? उस दूध को खरीदते हैं उतना ही। तो यहाँ पे क्या है कि दूध हो गया, या जैसे पेट्रोल है, यदि आप गाड़ी चला रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो भी आप गाड़ी चलाएंगे ना, गाड़ी चलाना बंद नहीं करेंगे। तो पेट्रोल हो गया, गैसोलीन हो गया या दूध हो गए, इनमें कीमत लोच, मांग की कीमत लोच का असर नहीं पड़ता, मतलब ये क्या होते हैं? ये लोचहीन होते हैं। ठीक है, तो इसलिए दूसरा कथन भी गलत है। अब प्रश्न उठता है कि किनकी कीमत लोच अधिक होती है? जैसे मान लीजिए कि चाय और कॉफ़ी है, चाय और कॉफ़ी है, यदि आप कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी का रेट यदि बढ़ेगा तो क्या होगा? आप कॉफ़ी छोड़कर चाय पीना पसंद करने लगेंगे, क्योंकि चाय यदि सस्ती है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यदि रेट बढ़ेगा तो उसकी कॉफ़ी के कीमत पे क्या हो, मतलब उसकी मांग पे क्या होगा? एक बुरा असर पड़ेगा। मतलब यदि कॉफ़ी महंगी होगी तो लोग कॉफ़ी पीना कम कर देंगे, चाय पीना ज़्यादा चालू कर देंगे। तो वहाँ पे लोच अधिक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश काल के दौरान खुरकी प्रणाली थी क्या? 4 विकल्प हैं। पहला, टीपू सुल्तान द्वारा निर्मित लौह आवरण युक्त रॉकेट,
नहीं, ये कथन गलत है। दूसरा, कर संग्रह हेतु जमींदारों को प्रदान किया गया वंशानुगत अधिकार, ये भी गलत है। तीसरा, सिख साम्राज्य पैदल सेना का प्रशासन, ये भी गलत है। चौथा, अंग्रेज बागान मालिकों द्वारा रैयतों को नील की खेती करने के लिए बाध्य करने हेतु प्रयोग किया जाने वाला आर्थिक शोषण का, या श्लेषण लिखा है, आर्थिक शोषण का एक साधन था। ये कथन डी वाला आपका सही है। ठीक है। खुरकी प्रणाली के तहत ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों अर्थात रैयतों को उनकी भूमि और घरों को गिरवी रखकर कुछ धन का भुगतान किया जाता था और उन्हें नील की कृषि करने हेतु बाध्य किया जाता था। ब्रिटिश प्रशासन और जमींदारों ने तिनकठिया पद्धति को स्थापित किया था। इस तिनकठिया पद्धति में क्या होता था, जिसके तहत यदि आपके पास 1 बीघा जमीन है तो इस 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठा जो भूमि होगी उस पर नील की खेती के लिए आरक्षित किया जाता था। ठीक है। और ये खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था किसानों को। इसी के संदर्भ में दीनबंधु मित्र के द्वारा सितंबर 1860 में बंगाली भाषा में नील दर्पण नामक एक नाटक का प्रकाशन किया गया था, जिसमें नील बागान मालिकों के अत्याचारों को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा या से कथन सत्य है। पहला, जनसंख्या वृद्धि जो होता है 2 समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के परिवर्तन को निरूपित करता है। ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, सत्य है। जैसे 2001 में भारत की जनसंख्या 102.7 करोड़ थी और 2011 में यह बढ़कर के 121.02 करोड़ हो गया। तो ये 2 टाइम जोन में इसके आंकड़ों को लिया गया। ठीक है। तो कुल जो जनसंख्या में वास्तविक वृद्धि क्या होगी, आप 121.02 में से 102.7 घटा देंगे तो 18.5 करोड़ 18.15 करोड़ आ जाएगा। तो पहला कथन सही है। दूसरा, प्रवास के अभाव में, यदि प्रवास नहीं हो रहा है, प्रवास मतलब एक जगह से मतलब कहीं के आप निवासी हैं, वहाँ का स्थान छोड़ करके आप कहीं और प्रवास कर गए, कहीं और चले गए, ठीक है, नौकरी के लिए या शिक्षा के लिए, तो प्रवास के अभाव में जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि समान रहती है। ये कथन सही है। यदि प्रवास नहीं हो रहा है तो 2 के दोनों कथन सत्य हैं, सी विकल्प हो जाएगा। देखिए, अब थोड़ा सा वास्तविक वृद्धि और जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि को समझ लेते हैं। किसी जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि से तात्पर्य 2 समय बिंदुओं के मध्य किसी क्षेत्र विशेष में जन्म और मृत्यु में अंतर से जनसंख्या में होने वाली वृद्धि से। मतलब प्राकृतिक वृद्धि क्या होगी, जो लोग जन्म ले रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं उन दोनों में यदि अंतर होगा, मान लीजिए कि 10 लोग पैदा हो रहे हैं और 4 लोग मर रहे हैं, ठीक है, किसी स्थान पर 2 समय बिंदुओं के मध्य में, तो क्या होगा, जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगी, 10 में से 4 घटाएंगे 6 की जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। तो ये आपका प्राकृतिक वृद्धि हो गया। वास्तविक जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, होता क्या है कि जितने लोग पैदा हुए हैं, जितने लोग हैं, उसमें से कुछ लोग प्रवास कर जाते हैं, उस स्थान को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, तो वो जो प्रवास किए हैं उनको हटा दिया जाता है, या वहाँ पर कुछ लोग प्रवास करके वहाँ पर आ गए हैं बाहर से तो उनको जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब यदि प्रवास नहीं हो रहा है तो क्या होगा, तो जो आपका वास्तविक वृद्धि होगी वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर के समान हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोज्य आय डिस्पोजेबल इनकम का सर्वोच्च वर्णन करता है। यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला, यह एक नियोक्ता द्वारा, नियोक्ता कौन होता है, जो आपको नौकरी देता है, ठीक है, यह एक नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी को भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पारिश्रमिक राशि होती है। नहीं, ये कथन आपका गलत है। दूसरा, यह वर्तमान मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन स्तर पर विचार करने के पश्चात परिकल्पित की गई मजदूरी है। नहीं, गलत है। तीसरा, यह सभी व्यय जो खर्च करते हैं सभी व्यय किए जाने के पश्चात एक व्यक्ति की निवल बचत राशि है। नहीं, निवल मतलब सकल बचत राशि है। नहीं। डी, यह प्रत्यक्ष करों में कटौती के पश्चात, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें कटौती के पश्चात व्यय, जो एक्सपेंडिचर है, व्यय और बचत अर्थात सेविंग करने हेतु परिवारों के पास उपलब्ध धनराशि, यही आपकी प्रयोज्य आय या डिस्पोजेबल इनकम कहलाती है। ये डी विकल्प आपका सत्य है। ठीक है। तो यहां पर आपका डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। देखिए, जो इसी प्रयोज्य जो आय होती है इसे व्यक्तिगत प्रयोज्य आय भी कहते हैं। तो ये जो प्रयोज्य आय है इसको प्रायः अर्थव्यवस्था के समग्र स्थिति के प्रमाप के लिए, मतलब कैसी आपकी अर्थव्यवस्था, उसके एक कह सकते हैं इंडिकेटर के रूप में या प्रमुख आर्थिक संकेतकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में सामंती राज्यों के उदय के कौन कौन से परिणाम थे। यहाँ पे 3 परिणाम दिए गए हैं। पहला, राजा के प्राधिकार में कमी हुई सामंती राज्यों के उदय से, ये कथन सही है। दूसरा, आंतरिक व्यापार में गिरावट हुई, ये भी सही है। ग्रामीण स्वशासन का सुदृढ़ होना, नहीं, ये गलत है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। देखिए,
गुप्त साम्राज्य और हर्ष साम्राज्य गुप्त साम्राज्य और हर्ष के साम्राज्य जैसे शक्तिशाली राज्यों के पतन के पश्चात उत्तर भारत में सामंती समाजों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इसके दूरगामी परिणाम हुए। पहला, इसने शासकों या राजाओं की स्थिति को कमजोर किया तथा शासकों की सामंती प्रमुखों पर निर्भरता बढ़ गई। ठीक है, सामंती प्रमुखों ने में से अधिकांश ने अपनी सेना को बनाए रखा था। दूसरा कथन, छोटे राज्यों ने व्यापार, अब चूंकि ये इनका जो सामंती शासक होते थे, प्रमुख होते थे, ये छोटे छोटे स्थानों पर अपना कब्जा रखते थे। तो इससे क्या हो कि छोटे राज्यों ने व्यापार को हतोत्साहित किया तथा एक ऐसी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जिसमें गांव और गांव के समूह बृहद पैमाने पर आत्मनिर्भर बनने के प्रवृत्त थे। तो दूसरा कथन भी सही। तीसरा, स्थानीय प्रमुखों ने क्या किया, जो सामंती प्रमुख थे उन्होंने ग्राम स्वशासन और ग्राम सरपंच के प्राधिकार को भी कमजोर किया, ना कि सुदृढ़ किया। तो यहाँ पे तीसरा कथन गलत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री के संबंध में कौन से कथन सही हैं? दो कथन दिए गए हैं। पहला, संविधान प्रधानमंत्री चयन की विस्तृत प्रक्रिया का उल्लेख करता है, बिल्कुल नहीं करता है। यह कथन आपका गलत है कि संविधान में आर्टिकल 75 जो है, जो अनुच्छेद 75, वहाँ मात्र यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और बाकी चीज़ें बहुत विस्तृत प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। तो पहला गलत। दूसरा, प्रधानमंत्री नियुक्ति से पहले लोकसभा में बहुमत जरूरी है, बहुमत साबित करना, नहीं, ये कथन गलत है। देखिए होता क्या है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, तत्पश्चात उसे एक यथोचित समयावधि के भीतर लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। इसलिए यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या है, गलत है। ना तो 1 ना तो 2, कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्न से कौन से कथन सही है? दो कथन है। विशेषाधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को मिलता है, बिल्कुल सही है। ये दोनों को मिलता है, मतलब लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों को भी मिलता है और जो राज्य विधानमंडल हैं उनके सदस्यों, जो विधायक होते हैं, उनको भी विशेषाधिकार मिलता है। तो ये पहला सही। दूसरा, मंत्रिमंडलीय समिति के पास विशेषाधिकार हनन मामलों में अंतिम निर्णय का अधिकार होता नहीं, ये कथन गलत है। देखिए विशेषाधिकार हनन के प्रश्न के मामले में सदन द्वारा, तब चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्य विधानसभा हो या राज्य विधान परिषद हो, जहाँ का भी मामला है तो उसके द्वारा स्वयं विचार और निर्णय किया जा सकता है, या सदन इसे किसी सदस्य द्वारा किए गए प्रस्ताव पर परीक्षण, जांच एवं रिपोर्ट हेतु विशेषाधिकार समिति को प्रेषित कर सकता है। मतलब एक कमेटी बना सकता है, विशेषाधिकार समिति बना सकता है, उसको ये भेज सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो के दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में राजसु और अश्वमेध यज्ञ क्या थे? जो राजसु और अश्वमेध थे ये क्या थे? यज्ञ प्रश्न में नहीं है। प्रश्न पूछा कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में राजसु और अश्वमेध क्या थे? तो यहाँ पर जो पहला विकल्प आपका है कि युद्ध में विजयी राजाओं को दी गई उपाधियां, नहीं। शासकों द्वारा संपादित यज्ञ, ये सही है। शाही दरबार में प्रदर्शित नृत्य शैलियां, नहीं। चोल शासन के दौरान चित्रित चित्रकारियां, नहीं। ये शासकों द्वारा संपादित यज्ञ हुआ करते थे। ठीक है, शासकों द्वारा। देखिए राजसु, इसका उल्लेख आप वैदिक काल में देख सकते हैं। राजसु और अश्वमेध सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं विस्तृत यज्ञ थे। इन यज्ञों का संपादन शासकों एवं राजाओं द्वारा किया जाता है, जो इन अनुष्ठानों के संचालन के लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर थे। अगला प्रश्न है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी GEAC के संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इससे कई बार प्रश्न बना है। 3 कथन दिए गए। पहला है, यह अनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के उत्पादन, आयात और निर्यात को विनियमित करता है। ये कथन आपका सत्य है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत गठित एक निकाय है, इसे ध्यान रखिएगा। दूसरा, इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री करते नहीं। कौन करता है? इसकी अध्यक्षता विशेष सचिव या अतिरिक्त सचिव द्वारा तथा सह अध्यक्षता जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधि द्वारा की जाती है। तीसरा, यह प्रायोगिक फील्ड ट्रायल एवं अनुवांशिक रूप से निर्मित सूक्ष्म जीवों के पर्यावरण में मुक्त होने के प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। सही है। तो पहला, तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ए विकल्प सही हो जाएगा। 1 और 3। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन के संदर्भ में सही कथन चुनिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। ये कथन आपका पूर्णतः सत्य है। ठीक है, पूर्णतः सत्य है। दूसरा, इसे वाशिंगटन एकॉर्ड का स्थायी हस्ताक्षरकर्ता माना जाता है। ये भी सत्य है। तीसरा, यह प्रत्येक 2 वर्ष में प्रत्यानयन पर विश्व सम्मेलन की मेजबानी करता है। ये भी सही है। 3 के तीनों कथन सही है। डी विकल्प हो जाएगा। 1, 2, 3। अब थोड़ी सी व्याख्या देखें। देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड एक स्वायत्त संगठन है। ठीक है, जो भारत में पेशेवर और तकनीकी संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रत्यानयन के माध्यम से, मतलब एक्रीडेशन, मतलब उनको मान्यता देता है, के माध्यम से कार्यक्रमों की गुणवत्ता आश्वासन में संलग्न होता है। मतलब उसकी गुणवत्ता
के संदर्भ में क्या होता है, एक मानक स्थापित करता है। जून 2014 से ही जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड है, इसको वाशिंगटन एकॉर्ड के स्थायी हस्ताक्षरकर्ता का दर्जा प्राप्त है। वाशिंगटन एकॉर्ड मूल रूप से 1989 में 6 देशों के मध्य हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो निकायों के मध्य स्नातक इंजीनियरिंग, मतलब जो ग्रेजुएशन की डिग्री होती है इंजीनियरिंग की, तो स्नातक इंजीनियरिंग डिग्री कार्यक्रमों को प्रत्यानयन देने हेतु उत्तरदायी है। ठीक, और ध्यान रखिएगा, जो प्रत्यानयन पर विश्व सम्मेलन है, वर्ल्ड समिट ऑन एक्रेडिटेशन, ये राष्ट्रीय प्रत्यानयन बोर्ड द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक सम्मेलन है। तो यहाँ पर पहला सही है, दूसरा सही, तीसरा सही, तीन के तीनों कथन सत्य हैं। अब 15वां प्रश्न है, मेथनॉल के बारे में सही कथन चुनिए। 3 कथन है। पहला, एलपीजी की तुलना में यह स्वच्छ और सस्ता ईंधन है, ये बिल्कुल सही है। एलपीजी की तुलना में यह स्वच्छ और सस्ता ईंधन है। ठीक है। दूसरा, इसे रेल और वाहनों को ऊर्जा देने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसका उदाहरण आप जो है चीन और इजराइल जैसे देशों में देख सकते हैं, जहां पर रेलों एवं वाहनों को ऊर्जा प्रदान करने के अतिरिक्त खाना पकाने के ईंधन के रूप में मेथनॉल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। तीसरा, महाराष्ट्र में हाल ही में मेथनॉल आधारित कुकिंग स्टोव कार्यक्रम शुरू किया गया, नहीं, ये मेथनॉल महाराष्ट्र में नहीं शुरू किया गया था। ये आपका 2018 में जो है असम के नामरूप में स्थित असम पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा एक पायलट परियोजना के तौर पर आरंभ किया गया था। तो यहाँ पर पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना फीडबैक भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।